मॉडिफाइड पेंशन स्कीम। तो जैसा कि आपने देखा है रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नोटिस के साथ साथ में एक ओपीएस यूपीएस का नया स्कीम दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे और खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो मैं वो फंड पूरा आपका गवर्नमेंट को देना पड़ता था। इसमें एम्प्लॉय का कोई भी तरह का फंड देना नहीं था। आपका टोटल फंड जो है वो गवर्नमेंट देती थी। रिटायर होता था लोग तो उसके एवरेज सैलरीज का लगभग जो है वो 50% जो होता है लास्ट सैलरी का, वो 50% उसे एज ए पेंशन मिलता था। गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ रहा था फंड का, तो इसलिए इस स्कीम को बंद कर दिया। इस स्कीम के थ्रू में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थी उनको बेसिक सबसे बड़ी जो बेनिफिट मिलती थी वो ये था कि इसका डीए के साथ ये लिंक था और इसमें किसी भी तरह का फंड जो है वो एम्प्लॉयज़ को खुद देना बेयर नहीं करना पड़ता था, गवर्नमेंट को सारा फंड बेयर करना पड़ता था। इससे गवर्नमेंट को फिजिकल डिफिसिट पे एक तरह का इशू आता था और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में इसका एक इशूज था, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखें तो एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़्यादातर रिटायर हो रहे थे और रिटायर होने की वजह से गवर्नमेंट को एक बर्डन आ रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बाद में बंद कर दिया और इसके जगह उन्होंने एक न्यू पेंशन स्कीम को लाया। तो इसके टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में सारा टोटल का टोटल जो था वो टैक्सेबल था। शुरू जो भी आपका पेंशन मिलता था आफ्टर रिटायरमेंट दैट विल बी टैक्सेबल एज पर द स्लैब ऑफ द इंडिविजुअल। तो इस तरह ये जो स्कीम थी ओल्ड पेंशन स्कीम, इसमें बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा था, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा इश्यूज फेस करना पड़ रहा था क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसके पास फंड का क्रंच हो रहा था। तो अब हम बात करते हैं जो दूसरा पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट ने लाया, उसे एनपीएस नाम दिया था, न्यू पेंशन स्कीम्स। तो इस पेंशन स्कीम्स के लिए जो एलिजिबल थे वो सारे सिटीजन्स को इस बार एलिजिबिलिटी दिया था इन्होंने इस बार। और इसमें साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये था कि गवर्नमेंट स्कूलों का एक सर्टेन लिमिट तक जो था वो टैक्सेबल नहीं था और सर्टेन लिमिट तक वो जमा कर सकते थे। 10% जो था वो एज ए एम्प्लॉय का कटता था, आपके मंथली सैलरी से जो डिडक्ट होता था, और 10% जो है गवर्नमेंट डिडक्ट करती थी। ये दोनों मिला के 20% आपको एज ए कर्पस जमा होते रहता था। इस स्कीम के थ्रू जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पूरा बर्डन था जो फंड का वो अब खुद पे ना रख के उन्होंने शिफ्ट किया एम्प्लॉयज़ की तरफ। तो एम्प्लॉयज़ की तरफ शिफ्ट किया, तो इसको अगर एक एग्जांपल से समझे छोटा सा, तो मान लीजिए कि अगर आपका सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसमें से 10,000 रुपये आपका जमा हो रहा है और 10,000 रुपये गवर्नमेंट जमा कर रही। इस तरह से 20,000 रुपये जो है वो एनपीएस में जमा हो रहा है। ठीक है, अब ये इसका जो रिटायरमेंट के टाइम में आपको इसका जो फंड मिलता था वो मार्केट लिंक था। मतलब इस पैसे को जो है वो एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर आप चूज कर सकते थे अपने हिसाब से। ऐसे बाय डिफॉल्ट चूज रहता था एसबीआई का, लेकिन आप चाहे तो इससे बाद में अपने हिसाब से चूज कर सकते थे। जो फंड मैनेजर था इस पैसे को इक्विटी मार्केट्स में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या दूसरे स्कीम्स में वो इस पैसे को लगाता और रिटायरमेंट के बाद में आपको एक ह्यूज लमसम अमाउंट आपको पेमेंट एज ए रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता इस स्कीम के थ्रू। तो इसमें इसका जो इस स्कीम की जो अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा इशूज तो था, इसको लेके काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी और इशूज फेस किए और बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट थे बाद में इसको रीस्टोर किया उन्होंने और न्यू पेंशन स्कीम्स को रीस्टोर करके ओल्ड पेंशन स्कीम में ही को लागू किया। इस केस में आप देखेंगे तो आपका राजस्थान है और इसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तो इस तरह के स्टेट्स जो है उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम्स को लाया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो था इसकी अनसर्टेनिटी। रिटर्न की जो अनसर्टेनिटी थी वो इनका सबसे बड़ा इशू था, क्योंकि रिटर्न जो था वो फिक्स नहीं था। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटर्न जो था वो फिक्स था कि आपको रिटर्न है वो जो भी आपको पैसा मिलने वाला है लास्ट में आपको पेंशन के रूप में, वो आपको फिक्स है कि आपको 50 सैलरी लगभग आपको मिलेगी। लेकिन इस केस में एनपीएस के केस में ऐसा नहीं है, आपको मार्केट लिंक्ड है। अगर मार्केट के हिसाब से आपको हो सकता है कि एज कर्पस आपको लास्ट में एनपीएस में एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए, जैसे हो सकता है करोड़ों रुपया भी मिल जाए, 50 लाख भी मिले, लेकिन ये कोई सर्टेनिटी नहीं थी। जो अनसर्टेनिटी थी इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा था, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इसे हटा दिया। ठीक है, अब हमारा तीसरा स्कीम जो है जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वो लगभग आपका 24 के आसपास में। तो ये इस स्कीम में गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन दोनों को हाइब्रिड रखा है। मतलब एक पहला स्कीम जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसको भी साथ में, और न्यू पेंशन स्कीम जो था उसको भी एक तरह से कही तो हाइब्रिड स्कीम के रूप में इसको करना चाहती है।
तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया है कि पूरी तरह से बर्डन जो है वो एम्प्लॉय के ऊपर नहीं रखा है, और ना ही गवर्नमेंट ने खुद रखा है। इसको वायदा शेयर किया है जैसे एनपीएस में था। और एक चीज इसमें एक कि जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम में एक अनसर्टेनिटी थी, एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व था कि रिटर्न आपको मिलेगा कि नहीं, उस चीज को इन्होंने टैकल किया। और टैकल करने के बाद क्या किया कि इसको आपके मार्केट के साथ तो लिंक है ही, साथ में साथ इसको क्या किया कि एक फिक्स परसेंटेज दे दिया कि आपको महीने का नीचे करो नीचे करो नीचे करो नीचे करो। हाँ, तो मैंने जैसा कि मैंने बात किया था अभी एनपीएस का, तो एनपीएस का मैंने टैक्स टैक्स इम्प्लीकेशन आपको मैंने बताना मिस कर दिया। तो टैक्स इम्प्लीकेशन एनपीएस का सिंपल था, ईईटी फॉर्मेट था, मतलब जो पोर्शन एम्प्लॉइज का था जो जमा हो रहा था वो टैक्स फ्री था, और जो भी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट जमा कर रही थी वो भी टैक्स फ्री था, जिसमें आप देखेंगे इसका एक सर्टेन लिमिट तक जो था वो टैक्स फ्री था, वो टैक्सेबल था। 10% तक ये टैक्सेबल नहीं था, 10% के ऊपर टैक्सेबल था। और एज ए इंडिविजुअल, मतलब अदर देन एम्प्लॉइज के अलावा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके अलावा अगर आप जमा करते हैं इस फंड में पैसा, तो आपको 50,000 रुपए जो था तब का लिमिट था। 50,000 से ज्यादा अगर आप जमा करेंगे तो आपको टैक्सेबिलिटी आती। और इसमें इसका था कि आपका जितना भी पैसा आपको विथड्रॉ होगा लास्ट में, वो पैसा भी एग्जेम्प्ट था। सिर्फ इसमें एनओटी प्लान्स जो था, या फिर आप अगर 20 में कुछ विथड्रॉल लमसम कर लेते हैं, पार्ट लमसम करते हैं, तो इस केस में टैक्सेबल था ये स्कीम। एनपीएस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब बात करते हैं यूपीएस की, जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था। तो ये यूपीएस जो नोटिफाई किया 24 के आसपास में, इसमें गवर्नमेंट ने इस दोनों स्कीम को मर्ज करके एक हाइब्रिड स्कीम, इस तरह स्कीम इन्होंने जो लाया है अभी रिसेंटली 24 के आसपास में नोटिफिकेशन आया है, वो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स। यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स में इन्होंने ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम था और न्यू पेंशन स्कीम्स था, इनको इन्होंने हाइब्रिड मॉडल में लाया है। मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो भी रिटर्न है वो मार्केट लिंक तो होगा, लेकिन कुछ फिक्स रिटर्न भी आपको मिलेगा इसके साथ में। और साथ ही साथ जो जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको गवर्नमेंट फंड कर रही थी, इस स्कीम में भी गवर्नमेंट आपको फंड करेगी, लेकिन इस ओल्ड स्कीम में था कि पूरा ही फंड जो था वो गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता था, ये एक बर्डन था उनके लिए। तो इस स्कीम ने क्या किया है कि आपको एम्प्लॉइज को भी उनका अपना कंट्रीब्यूशन सैलरी से देना पड़ेगा, और फिर इसको मार्केट लिंक के साथ साथ एक फिक्स परसेंटेज भी आपको मिलेगा। जैसे कि अनसर्टेनिटी थी न्यू पेंशन स्कीम में कि आपको क्या पैसा कितना मिलेगा, पूरी तरह से मार्केट लिंक था, तो उस चीज को पूरी तरह से मार्केट लिंक इन्होंने नहीं रखा है। इसमें इन्होंने मार्केट लिंक के साथ साथ एक फिक्स रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट डाला है, इसीलिए इसको मैं हाइब्रिड मॉडल बोल रहा हूँ। और साथ में इन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम भी किया ताकि आप आसानी से इसका विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका टैक्स बेनिफिट्स का। तो इस प्रपोजल में इन्होंने ईईई मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है। मतलब आप कहिए कि पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है ये कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्जेम्प्ट है, एकुमुलेशन एग्जेम्प्ट है, और विड्रॉल भी टैक्स फ्री है, जो कि हायर सेविंग को प्रमोट करने में एक इफेक्टिव कार्य हो सकता है। अभी बात करते हैं इसके कुछ चैलेंजेस की। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंजेस जो मुझे लग रहा है इसमें, वो होगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस की। अभी इन्होंने ये स्कीम्स को जब लागू किया तो इन्होंने रखा है कि आप ओल्ड वाले जो भी न्यू पेंशन स्कीम, उसमें जिन्होंने इनरोल कर रखा है उनको एक ऑप्शन दे रही है गवर्नमेंट कि आप इसमें स्विच कर सकते हैं, मतलब आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आप जा सकते हैं। तो इसमें दो इश्यूज आएगी। एक आएगी इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस की, मतलब स्कीम को ट्रांजिशन का पीरियड होगा, जब दूसरे जो न्यू पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो ट्रांजिट करने का जो पीरियड होगा, ये पीरियड थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, और बैलेंसिंग करने में भी इश्यूज आ सकते हैं कि किसका बैलेंस कहाँ है, किस तरह से ट्रांसफर किया जाए। इसमें एक थोड़ा सा इश्यूज मुझे लगता है कि रहेगा। ओवरऑल बात करें तो ओपीएस जो है वो मुझे जहां तक लगता है कि ओपीएस जो है वो गवर्नमेंट का अच्छा मूव है, क्योंकि इन्होंने दोनों चीजों को इसमें टैकल किया है। एक तो आपका एनपीएस जो था वो एक टैक्सेबल था, जहां पर आप अगर लमसम पेमेंट आप विथड्रॉ करते तो आपको टैक्स लगता उसमें, और उसकी एनओटी प्लान्स जो थी उस पर भी आपको टैक्स लगता।
लेकिन इस केस में पूरी तरह से टैक्स फ्री है ये। और इसमें एक चीज़ और किया है जो एनपीएस में नहीं था, वो था कि एनपीएस में आपको रिटर्न का कोई गारंटी नहीं था। रिटर्न कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, वो 8-10% के आसपास का रिटर्न वैसे जनरेट किया है आपका एनपीएस ने रेगुलर बेसिस में 8 से 10% के बीच, उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है, लेकिन 8-10% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन इस स्कीम में गवर्नमेंट ने एक चीज़ अच्छा किया है कि आपको इसके साथ में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कुछ फिक्स परसेंटेज भी आपको मिलेगी। थ्रू आपको 50% जो एवरेज बेसिक पे होगा आपका लास्ट 12 मंथ का 25 ईयर सर्विस के बाद, वो पैसा आपको एज ए आपको पेंशन एज ए मिलेगा। इस केस में अगर आपका एक फैमिली एश्योरेंस भी यूपीएस में के थ्रू दे रहा है गवर्नमेंट, वो ये है कि आपको 10,000 रुपये जो है वो पर मंथ फिक्स आपको 10th ईयर के लिए मिलेगा। और इस केस में अगर किसी का डेथ हो जाता है या कुछ ऐसा ही केस आ जाता है तो 60% पेंशन आपको मिलेगा एज ए एम्प्लॉय के रूप में, आपकी फैमिली को मिलेगा। मतलब 50% तो आपको मिलेगा आपका, इन केस कि आप अगर 25 ईयर सर्विस करते हैं। और दूसरा है कि अगर आप किसी का डेथ हो जाता है इस केस में, तो फैमिली को 50 नहीं बल्कि 60% मिलेगा पेंशन के रूप में। और एक है कि एस्योर्ड इनकम के रूप में आपको एस्योर्ड 10,000 रुपये पर मंथ आपको सुपरनेशन में मिलेगा। मतलब 10,000 तो फिक्स है, इसके बाद 50% आपका जो लास्ट सैलरीज रहेगी उसका